नमस्कार साथियों, मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं जो है वो राजस्थान के पाली जिले की पाली तहसील में सरकारी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने जो है वो रीट 2022 में 133 अंक प्राप्त करके सरकारी सेवा में चयन प्राप्त किया। मैंने जब रीट 2022 की तैयारी की तो तैयारी के समय मुझे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मैंने किस तरह से तैयारी की, विशेषकर मैंने अंतिम महीने में किस तरह की तैयारी की, वो मैं जो अपने सारे अनुभव है वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इसलिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो मैं अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिससे आप भी जो है वो उसी तरह से अध्ययन करके सरकारी सेवा में चयन हो सके। अब जो सबसे रीट का जो सबसे हार्ड टॉपिक जो माना जाता है वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान और शिक्षण विज्ञान, ये जो दो टॉपिक है, मनोविज्ञान प्लस शिक्षण विज्ञान, ये जो है वो रीट के सबसे ऐसे हार्ड टॉपिक माने जाते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो एक ऐसा विषय है जिसे आप रट के नहीं पढ़ सकते। यदि आपने इसमें रटा है तो आप यकीन मानिए कि आप मनोविज्ञान को नहीं समझेंगे। मनोविज्ञान एक समझने वाला विषय है, क्योंकि इसके टॉपिक भी तो क्या, अधिगम, सीखना। तो इस तरह से जो है वो मनोविज्ञान को आपको समझना पड़ेगा, शिक्षण विद्या इनको भी आपको समझना पड़ेगा। परंतु ये दोनों टॉपिक जो है वो इतने आसान है कि यदि एक बार आपने इनको समझ लिया तो आप एक भी सवाल गलत नहीं करोगे। मेरे जो है वो मनोविज्ञान में 30 में से 29 नंबर थे रीट 2022 में, और शिक्षण विद्या में भी मेरे बहुत ही अच्छे अंक थे। तो मैंने किस तरह से पढ़ा, मैं अपने जो अनुभव है मनोविज्ञान को लेकर के, मनोविज्ञान की कुछ परिभाषा है जो मैंने ट्रिक के माध्यम से याद की थी, तो वो भी मैं आपके सामने जो है वो साझा करूँगा। तो आज जो है वो अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, अधिगम। अधिगम जो है वो जर्मनी भाषा का एक शब्द आया, जर्मनी भाषा का एक शब्द है, जर्मनी भाषा का एक शब्द है और वो है लर्नर। LER, लर्नर। ये जो लर्नर है वो आगे जाके अंग्रेजी में बना लर्निंग, LERNI। ये थोड़ी सी गलत हो गई है, LERNING, लर्निंग। ये जो शब्द है वो बना अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। अब जो लर्निंग है वही हिंदी भाषा में जो है वो बन गया सीखना। वही लर्निंग को हिंदी भाषा में अपन क्या कहते हैं? सीखना। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया कि जो अधिगम है वो जर्मनी भाषा का एक शब्द है लर्नर। लर्नर से बना अंग्रेजी में लर्निंग, और लर्निंग से हिंदी में बना सीखना। क्या अपन अधिगम को सीखना मान सकते हैं? क्या अपन अधिगम को जो है वो सीखना मान सकते हैं? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अधिगम क्या है तो क्या सीखना? तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अधिगम का अर्थ सीखना है, लेकिन ये इसका संकुचित अर्थ हो जाएगा। यदि अधिगम का हमें विस्तृत अर्थ देखना है तो वो क्या होगा कि व्यवहार, ऐसा सीखना जिससे हमारे व्यवहार में क्या हो जाए, स्थायी परिवर्तन। जब तक हमारे कुछ भी सीखे हुए से हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं हो रहे, वो अधिगम नहीं है। अधिगम क्या हो जाएगा? व्यवहार में स्थायी, यानी कि अधिगम क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। हमने जो कुछ भी सीखा है उस सीखे हुए से यदि हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ रहे तो वो अधिगम है। अब कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। अब अधिगम जो है वो मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया। अधिगम को अपन एक मानसिक प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि जो अधिगम है, जो सीखना है, वो मानसिक रूप से होता है। चौथा जो इसमें पॉइंट है कि अधिगम जो है वो मुख्यतः किससे होता है? या तो अनुभव से होगा या फिर किससे होगा? प्रशिक्षण से। तो ये जो है वो अधिगम की
मुख्यतः बातें हैं। पहला अधिगम। तो अधिगम जो शब्द है वो जर्मनी के लर्नर शब्द से बना है, जिसको अंग्रेजी में लर्निंग कहा गया और उसी लर्निंग को हिंदी में सीखना कहा गया। तो अधिगम का अपन सामान्यतः अर्थ जो है वो सीखना मान सकते हैं, लेकिन कौन सा सीखना? ऐसा सीखना जिससे हमारे व्यवहार में कौन से परिवर्तन होते हैं? स्थायी परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन हो? स्थायी परिवर्तन। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है और ये अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा होता है। अब अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा कैसे होता है? देखो, एक बालक है, वो खेल रहा होता है और गलती से अपना हाथ जो है वो आग में डाल देता है। अब बालक अगली बार जब भी उस आग को देखेगा तो उस आग के अंदर हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उस बालक को अनुभव हो गया है, उस बालक ने ये सीख लिया है, उस बालक के व्यवहार में ये स्थायी परिवर्तन हो गया है कि वो आग जो है उसमें मेरा हाथ जल जाएगा। तो उस बालक को क्या हो गया? अनुभव। और उस अनुभव से उसके व्यवहार में क्या हो गया? स्थायी परिवर्तन हो गया कि अब वह कभी भी आग में हाथ नहीं डालेगा। प्रशिक्षण से कैसे होता है? जैसे कि एक बालक जो है वो क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट में वह थ्रो बॉल फेंकता है, उसको हाथ घुमाकर बॉल फेंकना नहीं आता है। वो टीवी पर मैच देखता है। अब वो टीवी पर मैच देखकर वो बालक भी उनकी तरह ही अभ्यास करता है हाथ घुमाकर बॉल फेंकने से। बार बार प्रशिक्षण करने पर वह बालक जो है हाथ घुमाकर बॉल फेंकना सीख जाता है। अब उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ गया। अब वह बालक थ्रो बॉल नहीं फेंक रहा है, अब वह बालक हाथ घुमा के बॉल फेंक रहा है। तो ये व्यवहार में जो है व्यक्ति के स्थायी परिवर्तन किससे आया? या तो अनुभव से आया है या फिर प्रशिक्षण के कारण आया है। तो यही तो है अधिगम। अधिगम क्या है कि अधिगम से व्यक्ति के व्यवहार में कौन से परिवर्तन आएंगे? स्थायी परिवर्तन। और क्यों, किससे आएंगे? अनुभव से आएंगे या फिर प्रशिक्षण से आएंगे। अधिगम का सामान्य अर्थ सीखना है और ये जर्मनी के लर्नर से बना है। अंग्रेजी में उसको लर्निंग कहते हैं, हिंदी में सीखना कहते हैं। हमने पीछे जो परिभाषा पढ़ी उसके आधार पर अब हम अधिगम की क्या परिभाषा जो है वो दे सकते हैं। अपन आज जो है वो अधिगम की क्या परिभाषा एक दे सकते हैं। तो अपन क्या परिभाषा दे सकते हैं कि एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन में नए नए अनुभव प्राप्त करता है, जिससे उसके व्यवहार में क्या आ जाता है? स्थायी परिवर्तन आता है। और जो स्थायी परिवर्तन है वही क्या है? अधिगम। एक व्यक्ति रोज अपने जीवन में नए नए अनुभव प्राप्त करता है, उससे उसके व्यवहार में क्या आ जाता है? स्थायी परिवर्तन आ जाता है। और वही क्या है? अधिगम है। अधिगम कोई निश्चित स्थान नहीं है। एक व्यक्ति कहीं पर भी कुछ भी सीख सकता है। वह रोड पे जाते हुए, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, किसी भी टाइम, किसी भी समय जो है वह कुछ भी अनुभव कर सकता है, जिससे उसके व्यवहार में यदि स्थायी परिवर्तन आ जाता है तो वह स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। यदि उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं आता है तो वह अधिगम नहीं है। अधिगम कब होगा? जब उसके व्यवहार में उस सीखे हुए से स्थायी परिवर्तन आ गए हैं। अधिगम का कोई भी जो है वो निश्चित स्थान नहीं है। अब जो है वो अधिगम और स्वाभाविक प्रक्रिया में क्या अंतर है? क्या दोनों एक है? तो दोनों एक भी है। देखो, अधिगम में क्या होगा कि बालक जो है वो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा सीखेगा, जबकि स्वाभाविक प्रक्रिया जो है वो उसमें जन्मजात होगी, उसको किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ कि हमारे हाथ में एक केला है। क्या है? एक केला, जिस पर एक भूखे बंदर की नजर पड़ गई। वह हमारे हाथ से क्या करेगा? केला छीन लेगा। क्या आपने कभी देखा है कि आपके हाथ में कुछ खाने पीने का सामान है और एक भूखे बंदर की नज़र उस पर पड़ गई और वो आपसे मांगेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा क्या करेगा? आपसे छीन लेगा, क्योंकि यही तो उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है, छीनना ही। उसने कभी ये मांगना सीखा ही नहीं। बंदर ने हमेशा क्या सीखा है? छीनना। और ये उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो हमेशा यही सीखता आया है जन्म से। जबकि एक बालक होगा, वो बालक उस केले को छीनेगा नहीं, उस छीनने की जगह वो उसकी मांग कर लेगा कि मैं भूखा हूँ इसलिए मुझे ये केला दे दो। तो ये बालक का अधिगम है। अधिगम में क्या होगा? बालक ने ये सीखा है कि जब भी भूख लगे तो किसी से भी कोई सामग्री मांग लेनी, जबकि बंदर ने ये जन्मजात उसको पता है कि अगर भूख लगे तो किसी से भी क्या करना है? छीन लेना है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया। सभी बंदर यही, अगर सारे बंदर उसकी जगह कोई भी दूसरा बंदर होता तो वो यही करता, छीनता। लेकिन यदि बालक की जगह कोई दूसरा बालक होता तो या तो वो मांग कर लेता, या फिर वो वहां से चला जाता, या फिर वो वहां से चला जाता, या फिर जो है वो उसे छीन कर भागता।
यानी कि 3 अलग अलग चीज़ें हो सकती थी, लेकिन बंदर तो हमेशा छीनेगा। बालक है तो उसकी मांग करता है या बिना मांगे चला जाता, यहाँ पे जो है वो उसको छीनता है। तो बालक ने ये तीनों चीज़ें सीखी है। ज़्यादातर क्या होता है, मांगते हैं, उसकी मांग करते हैं। तो यह क्या है, यह अधिगम है। तो यह अधिगम एवं स्वाभाविक प्रक्रिया में अंतर है। स्वाभाविक प्रक्रिया जन्मजात, उसकी जगह चाहे उसकी श्रेणी का कोई भी हो वह यही करेगा, और अधिगम में जो है वो सभी व्यक्तियों का व्यवहार अलग अलग होता है। धन्यवाद।